आलोचना प्रसंगे षष्ठ खंड का निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री सूरज दा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंगे षष्ठ खंड पेज 27, 28, 29। प्रश्न, এমন কিছু করা যায় না যাতে মানুষ ভালো হবেই, ভালো পথে চলবেই? सीसी ठाकुर जी से और एक प्रश्न पूछा गया। प्रश्न कुछ इस तरह था कि ऐसा कुछ किया नहीं जा सकता जिससे मनुष्य अच्छा हो ही, अच्छे पथ पर चले ही? सीसी ठाकुर, তা করা যায় বই কি, आर्य कृष्टिर मध्य तो आछे तारी कल कौशल। सीसी ठाकुर जी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि ये तो किया ही जा सकता है, आर्य कृष्टि में तो ये कल कौशल दिया हुआ ही है। तार জন্য প্রথমে চাই गुड ब्रीडिंग, ভালো জন্ম। इसके लिए सबसे पहले चाहिए गुड ब्रीडिंग यानी कि अच्छा जन्म। ভালো জন্ম হতে গেলে পিতামাতার ইনস্টিংক্ট, জন্মগত সংস্কার ভালো হওয়া চাই এবং তাদের বিয়েও সব दिख দিয়ে मिल করে হওয়া চাই। अच्छा जन्म होने के लिए पिता माता का इंस्टिंक्ट यानी कि जन्मगत संस्कार अच्छा होना चाहिए और उनका विवाह भी सब तरफ से मेल करके होना चाहिए। তারপর পারিবারিক চালচলন এমন হওয়া চাই যাতে ছেলেমেয়েরা গোড়া থেকেই সৎ দৃষ্টান্ত দেখে ভালো হওয়ার অনুপ্রেরণা পায়। इसके उपरांत पारिवारिक चाल चलन कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि लड़के लड़कियां जड़ से ही सत दृष्टांत देखकर अच्छे होने की अनुप्रेरणा पाए। पारिवारिक शिक्षा यदि भालो ना হয় তাহলে পুঁথিগত শিক্ষা যতই হোক না কেন তাতে মানুষের হ্যাবিটস, বিহেভিয়ার, অভ্যাস, ব্যবহার অ্যাডজাস্টেড, সুনিयंत्रित হয় না। पारिवारिक शिक्षा अगर अच्छी नहीं है तो पुँथिगत शिक्षा कितना भी क्यों ना हो, उससे मनुष्य के हैबिट्स, बिहेवियर यानी कि अभ्यास, व्यवहार एडजस्टेड यानी कि सुनियंत्रित नहीं होता है। তারপর চাই সদ্গুরুর কাছে দীক্ষিত হয়ে শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা সহকারে তার निर्देश মেনে চলা। इसके बाद चाहिए सदगुरु के निकट दीक्षित होकर श्रद्धा और निष्ठा सहित उनके निर्देशों को मानते हुए चलना। শিক্ষা ব্যবস্থা এমন হওয়া দরকার যাতে প্রত্যেকে তার বৈশিষ্ট্যের উপর দাঁড়িয়ে চৌকস হয়ে উঠতে পারে। शिक्षा व्यवस्था भी कुछ इस तरह होना चाहिए ताकि हर कोई अपने वैशिष्ट्य के ऊपर खड़े होकर और ज्यादा चौकस हो उठ सके। শতদায়িত্বে এনভায়রনমেন্ট পরিবেশের প্রয়োজনকে কতখানি পূরণ করে চলতে পারে, অপরের জীবনীয় স্বার্থকে কে কতখানি বাস্তবে নিজের স্বার্থ করে তুলতে পারে, মোট কথায় সেইটি শিক্ষার বড় তকমা। स्वतः दायित्व से एनवायरनमेंट यानी कि परिवेश के प्रयोजन में कौन कितना पूर्ण करके चल सकता है, दूसरों के जीवनीय स्वार्थ को कौन कितना वास्तव में अपने स्वार्थ समझकर चल सकता है, एक बात में कहा जाए तो उसी को शिक्षा का बहुत बड़ा तकमा कहा जाता है। আর জীবিকার ব্যবস্থা যথাসম্ভব বর্ণ বৈশিষ্ট্যানুগ ও স্বাধীন হওয়া দরকার और जीविका की व्यवस्था यथासंभव वर्ण वैशिष्ट के अनुसार और स्वाधीन होना चाहिए। उपार्जনের অন্য যে কোনো পথই থাক, কটেজ ইন্ডাস্ট্রি, কুটির শিল্প ও এগ্রিকালচার, কৃষি, সব পরিবারে কিছু না কিছু থাকা চাই। जो उपार्जन है वो दूसरा कुछ भी पद क्यों ना रहे, कॉटेज इंडस्ट्री यानी कि कुटीर शिल्प और एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, हर एक परिवार में कुछ ना कुछ रहना ही चाहिए। আর চাই গোপালন और साथ ही साथ चाहिए গোপালন। জীবিকার জন্য যদি পরের দাসত্ব করতে না হয় বা ডিসঅনেস্টি, অসাধুতা করতে না হয় তাহলে কিন্তু মানুষ অনেকখানি ঠিক থাকে। जीविका के लिए अगर दूसरे के दासत्व नहीं करना हो या फिर डिसऑनेस्टी यानी कि असाधुता नहीं करना हो तो मनुष्य काफी हद तक ठीक रह सकता है। আর চাই ভালো ভালো ঋত্বিক, অধৈর্য যাজক और चाहिए अच्छे अच्छे ऋत्विक, अधूर्ज और याजक।
তারা তাদের উন্নত চরিত্র, সেবা ও যাজনের ভিতর দিয়ে সারা দেশের মানুষকে সত্তা পোষণী চলনে অভ্যস্ত করে তুলবে। ধর্ম, ইষ্ট, কৃষ্টির ভিত্তিতে इंटीग्रेटेड সংহত করে তুলবে। वे अपने उन्नत चरित्र, सेवा और याजन के द्वारा पूरे देश के मनुष्य को सत्ता पोषणी चलन से अभ्यस्त कर देगा। धर्म, इष्ट, कृष्टि के द्वारा इंटीग्रेटेड यानी कि संहत कर देगा। সঙ্গে সঙ্গে দেখবে অসৎ অর্থাৎ সত্তা পরিপন্থী রকমগুলি যাতে দানা বেঁধে उठते ना पारे। और उसी के साथ साथ ये भी नजर रखेगा कि असत अर्थात सत्ता परिपंथी के जो भी बातें हैं वो धीरे धीरे एकजुट होकर बड़े ना हो पाए। সাইমালটেনিয়াসলি যুগপৎ এই সবগুলির দিকে নজর দিয়ে যদি চলা যায় তাহলে দেশের আবহাওয়াই বদলে যাবে। साइमल्टेनियसली यानी कि जुगपत इस सभी तरफ नजर देकर अगर चला जाए तो देश का आबहावा बदल जाएगा। তখন মানুষের ভালো হবার সম্ভাবনাই বেশি থাকবে। तब मनुष्य का अच्छे होने का संभावना ही ज्यादा रहेगा। খারাপ যারা থাকবে তারাও উপযুক্ত শাসন, তোষণ ও প্রেরণার ভিতর দিয়ে অনেকখানি ঠিক হয়ে উঠবে। जो बुरे होंगे वे भी उपयुक्त शासन, तोषण और प्रेरणा के द्वारा काफी हद तक ठीक हो उठेगा। ব্যাড ইনস্টিংক্ট খারাপ সংস্কারওয়ালা প্রোগেনি সন্ততি যাতে সমাজে বাড়তে না পারে তার ব্যবস্থা না করলেই নয়। बैड इंस्टिंक्ट यानी कि बुरे संस्कार वाले प्रोगेनी यानी कि संतति ताकि समाज में बढ़ ना पाए उसकी व्यवस्था भी करनी ही होगी। সেই জন্য আমি प्रॉपर मैरिज उपयुक्त विवाहेर ऊपर এত जोर देई और इसीलिए मैं प्रॉपर मैरिज यानी कि उपयुक्त विवाह के ऊपर इतना जोर देता हूँ। ওই জায়গায় হাত না দিলে সব প্রোগ্রাম কর্মসূচি ফেল করবে, অকৃতকার্য হবে। उस जगह पर हाथ न देने से हर एक प्रोग्राम यानी कि कर्मसूची फेल करेगा यानी कि অকৃতকার্য হয়ে ওঠেगा। আমি মুখ্য মানুষ, আমার কথার তো কোনো দাম নেই, কিন্তু দাসীর কথা বাসি হলে কামে লাগবি। मैं तो गवार हूँ, मेरे बातों का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन दासी की बात बासी होने पर काम लगता है। প্রশ্ন, মানুষের ইনস্টিংক্ট সহজাত সংস্কার যেমনই হোক না কেন ভালো পরিবেশ ও শিক্ষার প্রভাবে তাকে কি উন্নত করে তোলা যায় না? ठाकुर जी सूरज से दा, और एक प्रश्न। ये टॉपिक कल पढ़ेंगे तो क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है, मैं सोचा कल पढ़ते हैं। ठीक ठीक हाँ। ठीक। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय सूरज दा बहुत सुंदर भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। आज हमारे साथ 5 नया दादा ज्वाइन किए हैं। रत्नदीप दा, सुनील जायसवाल दा, रवि नारायण दा, प्रसन्न दा और अक्षय दा। ये सब दादा लोग को मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ इस फोरम में। आज का जो विषय वस्तु है वो मैं संक्षेप में बताता हूँ। श्री ठाकुर जी से प्रश्न पूछा गया कि ऐसा कुछ किया नहीं जा सकता है जिससे मनुष्य अच्छा बने और सन्मार्गों पर चले। श्री ठाकुर जी उत्तर देते हुए कहे, हाँ ऐसा किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों को पालन करना आवश्यक है। पहला है अच्छा जन्म और उचित विवाह। अच्छे संस्कारों वाली संतान के लिए माता पिता का जन्मजात संस्कार अच्छे होने चाहिए। विवाह का मेल भी शारीरिक, मानसिक और सांस्कृतिक दृष्टि से उपयुक्त होना चाहिए। दूसरा है परिवार और प्रारंभिक शिक्षा का प्रभाव। परिवार में आचरण ऐसा होना चाहिए कि बच्चे बचपन से ही अच्छे उदाहरण देखे और ऐसा ही बनने का प्रेरणा ले। किताबी शिक्षा पर्याप्त नहीं होती, आचरण और व्यवहार में संतुलन होना जरूरी है। तीसरा है सद्गुरु का दीक्षा और जीवन निष्ठा। जीवन को सही दिशा देने के लिए गुरु का दीक्षा और उनके आदेश का पालन आवश्यक है। ये श्रद्धा और निष्ठा के साथ होना चाहिए। चौथा, व्यावहारिक और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति को वैशिष्ट को अनुरूप उसे दक्ष बनाए। सच्ची शिक्षा वही हो जो सामाजिक जिम्मेदारियों को
और दूसरे को हित को आत्महित के रूप में दिखाना सिखाए। 5वां, आजीविका का स्वतंत्र और स्वाभाविक व्यवस्था। आजीविका ऐसी होनी चाहिए कि व्यक्ति को न किसी को गुलामी करनी पड़ी और ना ही असत्य मार्ग पर अपनाना पड़े। प्रत्येक परिवार में कुछ न कुछ कुटीर उद्योग, कृषि और गोपालन होना चाहिए। 6ठा, श्रेष्ठ धार्मिक और सांस्कृतिक नेतृत्व। समाज में ऐसी जाजक, ऋत्विक और अधूर्य चाहिए जो अपने आचरण और सेवा से समाज को सत्वगुणी बनाए, धर्म और संस्कृति के आधार पर लोगों को एकत्रित करे और असत्य को रोके। 7वां, संतानों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान। दुष्ट प्रवृत्ति वाली संतान को वृद्धि ना हो, इसका भी ध्यान रखना आवश्यक है। इसी कारण उचित विवाह की व्यवस्था पर विशेष बल दिया गया है। श्री ठाकुर जी मानते हैं कि मनुष्य वही ग्रहण करता है जिसके लिए उसकी जन्मगत क्षमता है। शिक्षा और परिवेश तभी असर करते हैं जब व्यक्ति के अंदर उन्हें ग्रहण करने का योग्यता हो। मनुष्य को अच्छा बनाना संभव है, लेकिन उसके लिए मूलतः अच्छा जन्म, उचित पालन पोषण, सही शिक्षा, आजीविका का स्वतंत्रता और उच्च संस्कारों का वातावरण आवश्यक है। फिर भी जन्मगत स्वभाव की अपनी सीमाएं हैं, उसे पूरी तरह बदलना कठिन है। ये है आज का विषय वस्तु। तो इस विषय वस्तु को पर आलोचना करने के लिए मैं पहले श्रद्धेय श्रीमती वैशाली माँ को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना रखने के लिए। श्रद्धेय श्रीमती वैशाली माँ। जय गुरु दादा, सभी को जय जय गुरु। गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। बहुत सुंदर विषय है ठाकुर का, और वाकई में ठाकुर ने इन्हीं 3 बातों पर जो बहुत जोर दिया है। इसके पहले हमने डिस्कस किया था शिक्षा के बारे में, और आज है विवाह के बारे में। और इन दोनों का मूल जो ठाकुर यहाँ भी कह रहे हैं, दीक्षा, सत दीक्षा लेकर फिर सुशिक्षा, उसके बाद सुविवाह। केवल विवाह नहीं, सुविवाह। यहाँ पर मनुष्य अच्छा कैसे हो, एक दादा जब पूछते हैं तो ठाकुर उन्हें बता रहे हैं कि कैसे हो कि मनुष्य अवश्य अच्छा ही बने, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है। वाकई में मैं देखती हूँ साइंस में हम लोग पढ़ते हैं, 9th 11th में भी टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री। प्लांट्स में इम्प्रूवमेंट के लिए इतना सारा एक्सपेरिमेंट हो रहा है, एनिमल्स में भी इम्प्रूवमेंट के लिए, क्योंकि उनसे कमर्शियल प्रॉफिट होता है। तो जिनसे कमर्शियल प्रॉफिट हो रहा है उनके लिए इतना सारा टेक्निक्स लगाया जा रहा है, उनका केयरिंग किया जाता है, बहुत कुछ साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज अपना रहे हैं। लेकिन मनुष्य के लिए क्या किया जाए, ठाकुर मनुष्य को लेकर बहुत चिंतित थे। और इसीलिए उन्होंने ये जो सत्संग है, दिस इज कॉल्ड अ मेन मेकिंग फैक्ट्री। लेकिन ठाकुर बोले अच्छा मनुष्य बनाना और अच्छा मनुष्य पैदा करना बहुत अंतर है। मनुष्य अच्छा ही पैदा कैसे हो, ठाकुर एक जगह बोले हैं मनुष्य की खेती के बारे में। मनुष्य की खेती अर्थात जैसे एक हमें जो भी फल चाहिए उसी का बीज लगाना पड़ता है, और उसके बीज का धरती में लगाने से लेकर उसके ऊपर आने के बाद उसके स्टोरेज करने तक का हर स्टेप पर बहुत माइन्यूटली साइंटिफिकली केयरिंग किया जाता है। किसी भी स्तर पर, किसी भी स्टेप में उसमें किसी तरह की कोई खराबी ना हो, हर स्तर पर उसका प्रोटेक्शन किया जाता है, तब जाकर उससे बहुत अच्छा फल आता है। वो पौधा बहुत सुंदर होता है और बहुत सारी इसकी जो हेल्दी भी होगा। तो ये सारा ही हम देखते हैं मनुष्य के लिए कि मनुष्य अच्छा कैसे हो। तो उसके लिए ठाकुर कह रहे हैं सद्विवाह की व्यवस्था हो, समाज में सुविवाह हो। और प्राथमिकता हम लोग आजकल जैसे हो गया कमाई को प्राथमिकता देने लगे हैं, जिसकी बहुत ज्यादा कमाई है वही अच्छा है, लेकिन उसका कोई एंड नहीं होता है। ठाकुर बोले शिक्षा भी सिर्फ ऐसे नहीं कि आजकल की शिक्षा जॉब ओरिएंटेड, जॉब में भी मनी ओरिएंटेड हो गया है। कितने मार्क्स आए लेकिन उसके बाद उनके चरित्र में, उनके व्यवहार में क्या कुछ अंतर आया है। यदि वो शिक्षा से
सिर्फ उसने मार्क्स ले लिया, लेकिन उसके चरित्र में, उसके अभ्यास में, उसके व्यवहार में किसी तरह का नियंत्रण नहीं आ पाया। वो उन सारी बातों को मज्जागत नहीं कर पाया। तो इतना सारा जानकारी इकट्ठा करके रखने से क्या ही मतलब है। और आजकल देखते हैं कि बिल्कुल ऑल राउंडर बनाना रहता है। बहुत बहुत ज्यादा बच्चों के पीछे इवन पेरेंट्स भी इसीलिए वरीड रहते हैं। लेकिन ठाकुर बोल रहे हैं शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे जीविका चले और उसके साथ किसी की दासता स्वीकार करने की नौबत न आए। अर्थात नौकरी करके नौकर बनने की नौबत न आए, बल्कि छोटा मोटा वो जो अपना कुटीर हो या शिल्प, छोटा मोटा खुद अपना परिवार लेकर के कुछ छोटा मोटा बिजनेस चला सके और उसके माध्यम से एक जगह। और वाकई में ये देखते हैं वर्ण व्यवस्था जो थी, अभी पूरा समय ऐसा है कि बदलता रहता है। हर व्यक्ति को चेंज चाहिए, थोड़ा परिवर्तन अच्छा लगता है। तो पहले जो था एक वर्ण व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से और बहुत सिस्टमेटिक थी। वर्ण को जाति का नाम देकर के बहुत गलत किया है। वर्ण व्यवस्था अर्थात वाकई में जो बाय बर्थ पहले जो विवाह भी होता था, परिवार खानदान देखकर विवाह करते थे। इंसान की नौकरी पैसा कमाई देखकर नहीं कि हाँ ये खानदान में 2-3 जनरेशन देखा है, उसके बाद देख करके उसका पूरा बीज का पता लग जाता है कि पेड़ ऐसा है, फल ऐसा है, तो इसके बीज कैसे होंगे। लेकिन आज कुछ कह नहीं सकते, तो वो उसको देख करके विवाह करते थे। जो क्षत्रिय है उसके अंदर जो जीन्स है, जेनेटिकली उसके अंदर क्षत्रिय का ब्लड है, उसके सारे क्रोमोसोम्स में क्षत्रिय की तरह पूरे गुण हैं। और अब वो क्षत्रिय की तरह यदि कार्य करेगा तो वो बहुत अच्छे से कर पाएगा। लेकिन यदि उसी व्यक्ति को कोई दूसरा कार्य दिया जाए, वो बराबरी करने जाए, बराबरी तो बहुत, ये एक शब्द पता नहीं, एक बार ठाकुर के आगे कोई एक दादा आए थे और वो कुछ शायद कुछ फिल्म या कुछ बनाने के लिए आशीर्वाद लेने आए थे। तो पूज्यपाद दादा के समय की बात है। तो उन्होंने पूछा था इसका थीम क्या है, मतलब किस बेस पर ये बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा था ये मतलब जो नारी को तो ठाकुर प्राथमिकता देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि इसमें नारी को प्राथमिकता दी जाएगी पुरुष से ज्यादा, मतलब स्त्री प्रधान है पुरुष के से ज्यादा। तो दादा थोड़ी देर चुप हो गए, तो फिर बाद में कहते हैं कि मेरी समझ में नहीं आता ये दोनों की तुलना क्यों की जाती है। ये दोनों अपनी अपनी जगह महान है, इनको कंपेयर क्यों किया जाता है। क्यों स्त्री को पुरुष की तरह या उससे बड़ा बनना है, वो हो ही नहीं सकता। पुरुष स्त्री की तरह हो ही नहीं सकता, स्त्री पुरुष की तरह हो ही नहीं सकती। दोनों अपनी अपनी जगह वैशिष्ट्य में महान बने। स्त्री को स्त्री की तुलना करके अपना वैशिष्ट्य को महान बनाए। जैसे हम एक देखते हैं आम है, तो ठाकुर भी यहाँ पर वही बोले, जो आम है उसको यदि अमरूद की तरह बनाएंगे तो वो बन ही नहीं सकता है। अब आम को आम की तरह ही सर्वश्रेष्ठ आम बनाए, वो संभव है। एक अमरूद अमरूद में सर्वश्रेष्ठ हो, वो संभव है। लेकिन एक फल को दूसरे फल की तरह तो बना ही नहीं सकते। उन दोनों का कंपैरिजन ही क्यों किया जाता है, ये तो संभव ही नहीं है। और ये बात जो थोड़ा सा मतलब मैं अपना शब्द लगा के बोल रही हूँ, वो दादा के वर्ड से एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, लेकिन जो जिस्ट है उसका यही था कि इस तरह की तुलना कर करके, और वाकई में आज के तो फिर दादा को भी समझ में आया, उन्होंने वो कंसेप्ट चेंज किया। आज के समय में भी बस यही है कि पैदा होते ही लड़की को लड़के की तरह बनाया जाता है। वो लड़की ना तो लड़की रह पाती ना लड़का बन पाती है। लड़कों को भी इतना मतलब वो परेशान हो जाते हैं, उनको भी सब कुछ कराने के चक्कर में वो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हो ही नहीं पाते हैं। और यही बात ठाकुर को तकलीफ देती थी कि जो अपने वर्ण के अनुसार व्यक्ति यदि शिक्षा ले, जो शिक्षा व्यवस्था है वर्ण के अनुसार और स्वतंत्र होनी चाहिए। हो सकता है यदि कोई कुछ और लेना चाहता है, उसका अंदर जींस में कुछ लगता है कि लेना है, ले सकता है। लेकिन जो मूल शिक्षा है परिवार के अनुसार, उसके वर्ण के अनुसार, वो शिक्षा से वो वंचित रह जाता है। हम बचपन से जो पहले के समय में 12 वर्ष में बच्चा शिक्षा अध्ययन करने जाता था, 11 या 12 वर्ष में उसका दीक्षा होती थी, दीक्षा के बाद उसकी शिक्षा आरंभ होती थी। लेकिन इसके पहले वो परिवार में रहकर वाकई में जो ये 12 वर्ष तक का जो समय सीमा है,
इस समय में बच्चा अपने परिवार को लेकर के, परिवार के सारे गुण, उनका जो संस्कार है, जैसे उनके घर में कुछ न कुछ, कोई खेती बाड़ी करता है, कोई सुनार का कार्य कर रहा है, कोई कारपेंटरी का काम है, किसी का ब्राह्मण का पंडिताई का काम है, जो भी उनके पिता माता के साथ रहता था बच्चा, उनके परिवार के सारे लोग एक ही व्यवसाय को लेकर के उत्प्रेरित होते थे। तो वो बच्चे के अंदर वो इनबिल्ट ऑटोमेटिकली, स्वतः सहज वो सारा ज्ञान आ जाता था। उसके बाद उन्हीं के मुताबिक वो किसी गुरु के पास जाता था, सदगुरु की दीक्षा लेता था। उसके बाद वो शिक्षा गुरु उस शिष्य के अनुसार, उसके वर्ण के अनुसार उसे देख कर फिर वैसा ही उसको उस डायरेक्शन में आगे बढ़ाते थे। माता पिता ये नहीं कहते थे मेरे बेटे को ये बनाना चाहता हूँ, गुरु डिसाइड करते थे बच्चे में कौन से संस्कार हैं। पांचों पांडवों को भी जो गुरु द्रोण ने एक ही शास्त्र की शिक्षा नहीं दी, पांचों को उनके वैशिष्ट के अनुसार जो उनमें प्रधानता थी संस्कार की, वही उन्हें दिया। और इस तरह से व्यक्ति का विकास होता था। तो वो जो भी सीखा है, जितना सीखा है, उसमें वो तृप्त रहता था, संतुष्ट रहता था और उनका सदुपयोग अपने जीवन में कर पाता था। हीन मान्यता का नहीं होता था, क्योंकि उसको उस तरह के माहौल में वो ज्यादा जाता ही नहीं था, कंपैरिजन होता नहीं था। यहाँ पर लेकिन वही ठाकुर कह रहे हैं कि जब वो वर्ण के अनुसार होगी, तो जो पंडित का बेटा है वो बाय बर्थ उसमें वो सारे गुण हैं, और 10-11 वर्ष तक बच्चा सीखा है, तो बाहर जाकर उन चीजों के प्रति रुझान होगा, वो सीखना उसके लिए सरल होगा। लेकिन आजकल वाकई में हमारे लिए तकलीफ की बात यह है कि बच्चों को पहले तो 3 साल में शिक्षा के लिए स्कूल में एडमिशन होता था, आजकल 2.5 साल में भी बच्चे को माँ बाप छोड़ देते हैं। बच्चे के अंदर न तो माता के गुण आ पाते हैं, ना ही पिता के, क्योंकि जो जेनेटिकली है वो 10% होता है, बाकी 90% अप्रोक्स बच्चा परिवेश से ग्रहण करता है। यदि वो 10% जो आनुवंशिक उसके अंदर है उनको पोषण नहीं मिलेगा, तो परिवेश के जो भी गुण है वो उसके अंदर आने लगते हैं। और बच्चे में थोड़ा इम्बैलेंस जो होता है इसी वजह से होता है, उसके अंदर वैशिष्ट कुछ और है, बाहर से थोपा कुछ और जा रहा है, परिवेश से उसको संस्कार कुछ और मिल रहा है, अंदर कुछ और है। बच्चा इसी कॉन्फ्लिक्ट में संघर्ष करते करते वो आगे बड़ा होता है, और बाहर की चीजें उसको इतना अंदर डाल दी जाती है, ABCD इंग्लिश का वगैरह वगैरह। बच्चा अपनी यहाँ देखते मदर लैंग्वेज में भी उनको भाषा का ज्ञान में मार्क्स नहीं आ पाते हैं, उनको उस अपनी भाषा का व्याकरण नहीं आता है, लिखना नहीं आता है। तो जो अपनी भाषा नहीं सीख पाया, दूसरी भाषा में तो गलतियां निकलती है, वो परफेक्ट नहीं हो पाते। थोड़ा थोड़ा तो सीख लेंगे लेकिन परफेक्शन नहीं आ पाता है, तो उससे जेनेटिक्स अच्छा नहीं होगा, सुसंतान कैसे होगी। माता पिता में यदि वो गुण होंगे, एक फल अच्छा होगा तो बीज अच्छा होगा, बीज अच्छा होगा तो फल अच्छा होगा। हम दोनों पर ही काम नहीं कर पा रहे हैं। मैं इतना कहकर अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु। समय सीमा थोड़ा लिमिट है। जय गुरु। जय जय गुरुदेव। जय गुरु, जय गुरु माँ, जय गुरु। शिक्षा, दीक्षा, सुविवाह और सुप्रजनन, इसी से ही अच्छा मनुष्य बन सकता है। स्त्री और पुरुष में कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का वैशिष्ट्य अलग है। स्त्री का वैशिष्ट्य अलग है, पुरुष का वैशिष्ट्य अलग है, और वैशिष्ट्य को अनुसार शिक्षा होना चाहिए। यही सब चीज माने आलोचना किए है, और एक बहुत सुंदर आलोचना उपस्थापना किया है श्रद्धेय वैशाली माँ। अभी मैं श्रद्धेय श्री विजय कुमार दादा को अनुरोध करूंगा आलोचना रखने के लिए इस विषय वस्तु के ऊपर। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। ये जो आज का जो विषय है, और ठाकुर जी ने इतने सारे बात बताए हैं, तो हमें लगता है अगर ऐसा इस तरह से अगर फॉलो हो जाए, जितनी बातें ठाकुर जी ने बताए हैं, तो फिर आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कि मैं लास्ट सेंटेंस पढ़ता हूँ
खराब संस्कार वाले संतान समाज में न डूबे, इसका भी प्रबंध करना पड़ेगा। इसी कारण मैं प्रॉपर मैरिज पर इतना जोर देता हूँ। उस जगह पर हाथ न डालने से बाकी सारे प्रोग्राम असफल हो जाएंगे। मैं लास्ट का लाइन पढ़ रहा हूँ पहले। अगर प्रॉपर मैरिज और प्रॉपर संतान नहीं हुआ तो जितने भी प्रोग्राम हैं सभी असफल हो जाएंगे। देखिए अभी सरकार जो है जितने भी प्रोग्राम लॉन्च करती है, मेरा इसका जो है लग रहा है कि जितने भी सरकार गवर्नमेंट लॉन्च करती है प्रोग्राम समाज के डेवलपमेंट के लिए, या सरकार करे या समाज में करे या अपने घर में भी करें, अगर घर से चालू करते हैं तो घर में हम कितना भी दिमाग लगा लें लेकिन सक्सेस नहीं मिलने वाला है। घर में बाल बच्चे ठीक हों, कुछ वो बहुत सारे मैं फैमिली को देखता हूँ कि जो बच्चे अगर बहुत सारे बराबर से नहीं व्यवहार करते हैं, उनको जो है ना वो काउंसलर के पास लेके जाते हैं। मैं कुछ फैमिली को जैसे फ्रेंड सर्किल में काउंसलर के पास लेके जाना पड़ा है बच्चे को। सब कुछ है, सब है, पैसा है, मकान है, धन है, सब कुछ है उनके पास, गाड़ी घोड़ा सब है, लेकिन बच्चे से इतने परेशान हैं कि उनको काउंसलर के पास जाना पड़ता है, टेंशन में है। जैसे मैं इधर एक सत्संग में गया था तो जो जिनके यहाँ सत्संग था उनको जाजन करने के लिए थोड़ी देर बोला गया, तो हालांकि उन्होंने 2-4 लाइन बोला, लेकिन उसके उनके जाजन से ऐसा लगा कि डायरेक्ट तो बोलेंगे नहीं, लेकिन उनके जाजन में ऐसा लगा कि जो बच्चों को कैसे ठीक किया जाए, यही बात था। इसका मतलब खुद परेशान है वो अपने बच्चों से, ऐसा मुझे फील हुआ। क्योंकि उनके यहाँ सत्संग था और उनके एक भी बच्चे जो सत्संग में अटेंड नहीं किए। कहाँ गए? अरे परसों से टेस्ट है, एग्जाम है, वो ट्यूशन को गया है ना। मतलब क्या? या तो उन्होंने रोका नहीं, या उन्होंने रोका होगा लेकिन वो बच्चे नहीं सुने होंगे। उनके घर में सत्संग है, एक भी बच्चे घर पे नहीं है, तो ये सत्संग कराने का क्या फायदा हुआ जब हम बच्चे को ही नहीं संभाल पा रहे हैं। ठीक है दादा, मैं यहाँ पर से स्टार्ट किया, अभी मैं स्टार्टिंग में जाता हूँ। प्रश्न है कि जो गारंटेड मनुष्य, जिसमें वर्ड देखिए, जिससे मनुष्य अवश्य अच्छा ही अच्छा बनेगा, अवश्य अच्छा बनेगा, मतलब गारंटेड अच्छा होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन है। और अच्छे मार्ग पर चलना ही चाहिए, गारंटेड क्वेश्चन है कि गारंटेड बच्चा ही अच्छा हो और अच्छे मार्ग पर चले, ये कैसे होगा? तो ठाकुर जी ने एक पूरा साइकिल ही बता दिया है कि जन्म, एजुकेशन, शिक्षा, माने जन्म से लेके फिर कोई भी मनुष्य जन्म होता है, फिर पढ़ाई, उसको स्कूल कॉलेज में जाता है, पढ़ाई होता है, फिर रियल जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, वहां पर जो है उनको जो जीविका उपार्जन करना पड़ता है, मनी अर्न करना पड़ता है जीने के लिए। एक जो साइकिल है, इस पूरा जो है ठाकुर जी ने पूरे साइकिल को ही यहाँ पर व्यक्त किया है। इतना अच्छा संकलन है यहाँ पे कि जो बोल ही नहीं सकते। तो सबसे पहले जो है ठाकुर जी बोले हैं कहीं पर कि चाइल्ड इज बोर्न 20 years बिफोर हिज बर्थ। चाइल्ड इज बोर्न 20 years बिफोर हिज बर्थ। इसका क्या मतलब है कि आज अगर हम बच्चा पैदा होता है तो उसका 20 years में, तो इसका मतलब उसके माँ बाप को तैयारी 20 साल पहले से, उसके माँ बाप ऐसा होना चाहिए जो 20 years बच्चा पैदा होने के पहले, 20 साल पहले उसका माँ बाप का प्रिपरेशन होना है। तो यहाँ पर वही ठाकुर जी बोले हैं कि जो अच्छा जन्म होने के लिए माता पिता का इंस्टिक्ट, जन्मगत संस्कार रहना अच्छा होना चाहिए, और उनका विवाह भी हर दृष्टि से उचित मेल के साथ होना चाहिए।
मतलब माता पिता जन्मगत संस्कार, इसका मतलब माता पिता के ही जन्म अच्छा होना चाहिए पहले, तभी फिर 20 साल के बाद जो फिर है जो बच्चा होगा उनका, तो फिर वो अच्छे पैदा होंगे। तो यहाँ पर जो है इसके बाद जो है बोले हैं पहले तो माता पिता ही सुसंस्कृत होना चाहिए, उसके प्रिपरेशन 20 साल पहले से होना चाहिए, मतलब वो बचपन में दीक्षा लेना चाहिए उसको। अगर 12 साल की उम्र में माता और पिता दोनों की दीक्षा हो गई है और वो ठाकुर जी के रास्ते पर चलेंगे, और जब दोनों की शादी होगी लड़की और लड़का का, तब उससे जो बच्चे पैदा होंगे तो अच्छे बच्चे पैदा होंगे, ये गारंटी ठाकुर जी ने दिया है। और इसके इसीलिए जो बोला गया है कि जो बोल रहे हैं कि जो बच्चे पैदा, अच्छे बच्चे पे उन्होंने जो उदाहरण दिया है कि अच्छे जो है अनाज पैदा होना चाहिए के लिए जो जमीन अच्छी होनी चाहिए और बीज भी अच्छा होना चाहिए। तो एक दिन में तो होने वाला नहीं है जमीन अच्छी, एक दिन में बीज तैयार नहीं होता है, वो 20 साल लगते हैं उसको जमीन और बीज तैयार होने के लिए। तो अच्छे बीज, अच्छे जमीन के लिए 20 साल पहले से तैयारी करना पड़ता है, तब वो जो है वो फिर उस तरह से जो है फिर अच्छे बच्चे होने का मार्ग प्रशस्त होता है। अब बच्चे तो अच्छे हो गए, ठीक है, उसके लिए तो और सारी बातें हैं, गर्भाधान संस्कार वगैरह जो भी है उसको डिटेल में जाना पड़ेगा। तो बच्चे तो हो गए, इसके बाद क्या? इसके बाद शिक्षा होती है। तो ठाकुर जी बोले यहाँ पारिवारिक शिक्षा अच्छी न हो तो पांडित्य शिक्षा चाहे जितनी भी उससे मनुष्य की हैबिट्स बिहेवियर ठीक से एडजस्ट सुनियंत्रित नहीं होते हैं, क्योंकि बच्चे पैदा हो गए, उसके बाद क्या? ऐसा नहीं, स्टेप बाय स्टेप ठाकुर जी बताए हैं। उसके बाद शिक्षा की बात आती, किस तरह की शिक्षा होना चाहिए। आज के जो परिवार में दिमाग तो यही है, मैं कभी कभी सोचता हूँ यही कि जो कल ही जो हो रही थी चर्चा की, जो वही बच्चे, हमको लगा कि बच्चे सत्संग में तो आए नहीं है, कोई बच्चे हैं नहीं उनके। एक तो हम सत्संग में दूसरे जगह नहीं जाते हैं, अपने घर में भी रखते हैं, वहां भी बच्चे नहीं हैं। बहुत आश्चर्य की बात है, जबकि ठाकुर जी बोले हैं सत्संग का आश्रय लो, सदगुरु गमन करो, सदगुरु शरणापन्न हो और नाम का मनन करो और सत्संग का आश्रय लो, तुम्हारे उन्नयन के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन सत्संग में तो जा ही नहीं पाते हैं, दीक्षा हो जाती है सत्संग में, एक भी दिन साल में जो है अभी भाद्र परिक्रमा में जो है सत्संग करा लिए, एक फॉर्मेलिटी है सिर्फ। हाँ ठीक है, साल में एक बार करा लिए, कभी जन्मदिन पर करा लिए, बस वो फॉर्मेलिटी निभाने की बात है सिर्फ, है ना। तो वही बात है कि जो पारिवारिक शिक्षा जो है बचपन से ही जो हम बुक पढ़ते हैं, उसके अलावा जो शिक्षा है जीवन जीने की जो कला है ना। एक बार जो है ठाकुर जी के पास एक फैमिली गए, वो उनके माँ बाप ने तो ठाकुर जी को प्रणाम किया, बच्चे को बोलते हैं उसके गर्दन पे हाथ करके बोलते हैं कि झुक के प्रणाम करो, झुक के प्रणाम करो। बच्चा तो कर ही नहीं रहा प्रणाम। तो ठाकुर जी ने बोला पहले आप प्रणाम करो तो ऑटोमेटिक करेगा। तो माता पिता ने झुक के प्रणाम किया तो बच्चा ने ऑटोमेटिक प्रणाम किया। तो ये शिक्षा की बात है ना। तो हम लोग सिर्फ पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं, अरे रे रे टेस्ट छूट गया, अरे रे रे सत्संग में जाएगा तो कैसा चलेगा, कल ही टेस्ट है, मार्क्स कम आ गया। मार्क्स कंपेयर करते हैं दूसरे बच्चे, उसको जो 99.99% आ गया, मेरा बच्चा तो 80% 85% ही आ रहा है। उनको पता नहीं है, मैं तो टीचर ही हूँ, मुझे पता है, मैंने देखा है प्रैक्टिकली 90.99 वाले भी कभी कुछ नहीं करते, 80% वाले बहुत कुछ करते हैं। वही सिर्फ शिक्षा जो है मार्क्स आधारित शिक्षा तो होना नहीं है। पारिवारिक शिक्षा क्या है,
फिर उसके अंदर बहुत सारा डिटेलिंग आ सकता है। तो उसके बाद चाहिए सदगुरु से दीक्षित होकर श्रद्धा और निष्ठा के साथ उनकी आज्ञा का पालन किया जाए। अभी 2 दिन पहले ही जो है बच्चों की किस्सा ठाकुर जी ने बताया था, बच्चों को कैसे शिक्षण के जो स्टूडेंट को ठाकुर जी पूछे थे 2 दिन पहले ही इसमें आलोचना प्रसंग में आया था कि कैसे क्या करना चाहिए बच्चों को। तो सदगुरु जो है ठाकुर जी बोले हम 12 साल में जो सदगुरु का डायरेक्शन दीक्षित होकर श्रद्धा निष्ठा के साथ उसकी आज्ञा का पालन जो उनके अनुसार जो चलना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप ठाकुर जी बताए। शिक्षा व्यवस्था भी ऐसी होनी चाहिए जिससे हर कोई अपनी विशिष्टता पर खड़ा होकर दक्ष बन सके। तो अभी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, ठाकुर जी उसमें बोले हैं कि वर्णाश्रम पर ध्यान फोकस करना है। और जो बोले हैं ठाकुर जी कि अपनी जिम्मेदारी से कौन पर्यावरण की आवश्यकता को कितना पूरा करता है, कौन दूसरे के जीवन संबंधी हित को व्यवहार में अपना हित बना लेता है, संक्षेप में यही शिक्षा की सबसे बड़ी पहचान है। तो शिक्षा को नहीं चाहिए जो अपनी जिम्मेदारी को वहन करे, दूसरों का हित को जो है ख्याल रखे, कैसे किसी की आवश्यकता पूरा हो उस पर ध्यान पड़े। और आजीविका की व्यवस्था भी यथासंभव वर्ण विशेषता का जो अपना जो है कमाने का जो है पैसे कमाने का, क्योंकि अभी शिक्षा तो हो गई, तो शिक्षा जो हो गई है तो अभी ठाकुर जी बोले हैं जो मातृ भक्ति पितृ भक्ति जो बोले मातृ पिता को कुछ अर्पण करना, कैसे होगा? वो बचपन से ही जो है बच्चे में डालना पड़ेगा कुछ अर्निंग, खाली पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, बाद में जो एजुकेशन होगा MA BA पास बड़ा बड़ा डिग्री हो गया, फिर जॉब नहीं मिलती है, फिर जॉब नहीं मिलती है, फिर वही बच्चे गलत रास्ते पर चले जाते हैं। बहुत सारे जो देखे हुए कि अच्छे अच्छे घर के बच्चे IAS अफसर के बच्चे चोरी डकैती और मर्डर केस में पकड़ाते हैं। IAS के घर के बच्चे क्यों ऐसा होता है? IAS घर के बच्चे जो है वो तो बड़े बड़े स्कूलों में एकदम बोर्डिंग में रख करके शिक्षा दिलवाते हैं, बहुत पैसे खर्च करते हैं, क्यों उनके बच्चे चोरी डकैती और मर्डर केस में फंस जाते हैं? यही बात है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए। बड़ा बड़ा डिग्री तो हो गया लेकिन उसको कमाने का तो कैसे अर्न करना है उसको शिक्षा ही नहीं हुई, बचपन से उसको आदत नहीं पड़ी, उसको जॉब भी नहीं मिला और बिजनेस भी नहीं कर सकता है, उसको कोई टेक्निक पता नहीं है, बस फिर वो बुरे संगत में फंस जाता है, शॉर्ट टर्म टेक्निक, चोरी डकैती के केस में फंस जाता है वो। इसलिए जो है बचपन से आदत होना चाहिए वर्णाश्रम, इसलिए ठाकुर जी बोले हैं। और जो है घर में जो है कॉटेज जो है स्मॉल इंडस्ट्री, हर घर में थोड़ा कुछ तो होना ही चाहिए, जिससे कि मान लीजिए जो इमरजेंसी में अभी बहुत सारे कोरोना के टाइम में क्या हुआ, बहुत लोगों की जॉब चली गई और जॉब जाने के बाद वही सर्वाइव हुआ जिनको कुछ न कुछ कॉटेज इंडस्ट्री था। हमारे न्यू बम्बई बहुत सारे कुछ लोग जो हैं उन्होंने जो है टिफिन चलाया, घर में जो है कुछ फूड का उनको था, कुछ नाश्ते कुछ को बनाया, उसको ही उन्होंने कोरोना के टाइम में वो कुछ तो बिजनेस किया उसके रिलेटेड। तो जो इमरजेंसी में जो है कुछ न कुछ आना चाहिए। और हम लोग गांव में देखते हैं कि हर घर में गाय रखते थे लोग, कम से कम दूध पी के तो जिंदा रह सकते हैं, है ना। गाय को फ्री में हमको चराना है, मेरे घर में भी गाय थी, हम लोग बचपन से जो है गाय पाले हैं, तो फ्री में गाय चराना है और दूध लेना है, दूध पीना है, जिंदा तो रह सकता है आदमी इमरजेंसी में। इसलिए कॉटेज इंडस्ट्री होना है, गाय पालना है। तो ये सब जो है इससे क्या होगा, हम गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे, क्योंकि गलत रास्ते पर तभी जाते हैं जब पेट में भूख लगती है, और पेट की भूख मिटाने के लिए जो हम गलत रास्ते, जब कोई उपाय नहीं बचता हम गलत रास्ते पर जाना पड़ता है। तो अगर ये सब करते हैं तो इसके बाद क्या है, इसके अलावा चाहिए अच्छे अच्छे ऋत्विक अर्घ्यु आर्यातक, इस पर मैं विशेष नहीं बोलूंगा, तो होनी चाहिए। वे अपने श्रेष्ठ चरित्र सेवा और जागरण के माध्यम से पूरे देश के लोगों को सत पोषणीय आचरण प्रशिक्षित करेंगे।
तो ये वह पढ़ाई की बात ये सब करना है। अगर अच्छे हमारे पास जो है लोग हैं, ऋतु गर्जू जाजक हैं, तो दूसरे को जो सेवा प्रदान कर उसको कच्चे सही रास्ते पर, धर्म के रास्ते पर, संस्कृति के रास्ते पर जो चलना है वो उनको बता सकते हैं। साथ ही ये भी ध्यान रखेंगे कि असत विरोधी रूपों को पनपने का अवसर न मिले। मतलब जो इष्ट विरोधी हैं, जो असत सत के विरोधी हैं, ऐसे मानसिकता वाले लोग जो डेवलप नहीं हो, उसको अगर वो जा भी रहे हैं गलत रास्ते पर, उसको सही रास्ते पर लाने का कोशिश करेंगे। इन सभी बातों पर ध्यान जाए तो देश का वातावरण ही बदल जाएगा, है ना। मनुष्य तो पैदा अच्छा होगा, इसके बाद देश बदल जाएगा, ये ठाकुर जी बोल रहे हैं। और तो यही है, फिर लास्ट में जो है वही है कि जो सरकार क्यों नहीं सफल हो पा रही है, ये सभी प्रॉब्लम है। कितना भी आप फॉर्मूला सरकार लगा ले, जब मनुष्य को, कि ठाकुर का काम ही है मनुष्य निर्माण, बस एक ही काम ठाकुर जी लेके आए, मनुष्य निर्माण कैसे हो। और मनुष्य निर्माण एक तो बचपन बाय बर्थ हो, नहीं तो बर्थ के बाद भी कैसे मनुष्य बन सकता है, उसका उपाय ठाकुर जी दिए हुए हैं। तो शायद मेरा टाइम ज्यादा हो गया दादा। जय गुरु। जय गुरु दादा, कोई बात नहीं, आपने बहुत सुंदर एक आलोचना उपस्थापना किया है। आपने लास्ट लाइन से चालू किया है, प्रॉपर मैरिज अगर नहीं है तो सभी प्रोग्राम फेल हो जाता है। बिल्कुल सही, प्रॉपर मैरिज नहीं है तो सुप्रजनन नहीं होगा और सभी जो प्रोग्राम है फेल हो जाएगा। और आपने एक बहुत सुंदर कोटेशन दिया है, ए चाइल्ड इज बोर्न 20 years बिफोर हिज बर्थ। मतलब 20 साल पहले से ही उनका तैयारी हो जाना है, हो जाता है, तभी वो अच्छा बच्चा पैदा होता है। और तीसरा पॉइंट जो आपने बोले है, वो सत्संग में बच्चे लोग आते नहीं है, तो सत्संग में नहीं आएंगे तो उसका संस्कार कैसे बनेगा। घर में बैठ के रहेगा, पढ़ाई करते रहेगा, तो पढ़ाई में अच्छा हो जाएगा लेकिन संस्कार, व्यवहार, आचार, चरित्र ये सब सुदृढ़ नहीं होगा, क्योंकि सत्संग में आने से ही ये सब सुदृढ़ होता है। एक बहुत सुंदर आलोचना उपस्थापना किया है श्रद्धेय श्री विजय कुमार का। अभी आलोचना को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रद्धेय श्री शशि कुमार दादा को अनुरोध करूंगा आलोचना करने के लिए। श्रद्धेय श्री शशि दादा। जय गुरु। आज जय गुरु दादा। उपस्थिति भी मैं देखता हूँ, ये प्रज्ञा ठीक है, चार्जर दला अच्छा है, आज उपस्थिति अच्छा है दादा। अच्छा जी, अच्छा है। एंड आलोचना जो हुआ है वैशालीमा एंड प्रोफेसर विजय दा बहुत सुंदर रूप से आलोचना प्रयास रखें। और मैं चाहता हूँ जो ये जो कार्यक्रम 4 साल पहले हम लोग स्टार्ट किए थे, जे खुद को तैयारी करने के लिए कि जितने भी आलोचना हो रहा है सब मेरे लिए, और इसके लिए धीरे धीरे डिजिटल टूंगी व डिजिटल के द्वारा कनेक्ट बाकी लोग हुए। आज जो विषय वस्तु है, मैं थोड़ा कुछ जीवंत बातों को लेके बात करता हूँ तो ऑलवेज, क्योंकि आकाश का बातें करने से किसी को फलप्रद नहीं होगा, ना मुझे भी कुछ होगा। तो ये कंटिन्यूएशन डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। तो मनुष्य का जितना भी जो भी कुछ होता है ईश्वर की इच्छा से होता है। जो हम बातें करते हैं ठाकुर जी मना कर दिए थे उस दिन, 2 दिन पहले हम आलोचना किया, जो सब कुछ ईश्वर की इच्छा से नहीं होता है। बट मनोरंजन भाई कल हम लोग आधा घंटा बातें कर रहे थे, जे कितना भ्रम हमारा था। 25 साल दीक्षा लेके हमको बताया गया था सब कुछ, इवन पत्ता भी हिलता नहीं है, जो सब कुछ ईश्वर से इच्छा से होता है। बट ठाकुर जी बोला मुझे नहीं लगता है, सब कुछ ईश्वर की इच्छा से नहीं होता है। तुम अच्छे करोगे तो अच्छा होगा, तुम बुरे करोगे तो बुरा होगा। यहाँ पर ईश्वर का इच्छा आया कहाँ से? तो मेरा इच्छा को, मेरा भाव को ईश्वर अनुसरण करते हैं। तो जब कुछ क्वेश्चन आज का पूछा गया है, जे ऐसा कुछ हम लोग नहीं कर सकते जिससे मनुष्य का खाली अच्छा ही अच्छा होगा। देखिए जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, उनका भी दिमाग को मानना पड़ेगा। श्री ठाकुर जी को पूछे नहीं, वो श्री ठाकुर जी को पूरा निचोड़ के लिए ठाकुर जी के पास। जो हर क्वेश्चन जब पूछे, जो दूसरा रास्ता में ठाकुर जी गए, फिर तीसरा क्वेश्चन पूछे, जो ऐसा कुछ कर दे जिसे उसका खाली अच्छा ही अच्छा हो।
श्री ठाकुर जी मैं बीट पॉइंट बाय पॉइंट जाऊंगा, सो दैट मैं डिस्कशन से उधर उधर नहीं होगा। कल बिजी इतना टाइट शेड्यूल था, मैं ट्रांसलेशन कर नहीं पाया, सुबह ही देख रहा था और विजयदा को और वैशाली माँ को दिया, बहुत लेट दिया। जे श्री ठाकुर जी बोलते हैं क्यों नहीं, ये तो आर्य गोष्ठी में लिखा हुआ है। तो ये हमारा अभी का समाज नहीं है, ये करोड़ों का साल से पहले ऑलरेडी वेद में है, उपनिषद में है, गीता बाइबल में है ऑलरेडी। श्री ठाकुर जी बोलते हैं आर्य गोष्ठी में ऑलरेडी लिखा हुआ है और उसके लिए मनुष्य को गुड ब्रीडिंग चाहिए, अच्छा जन्म, सुसंतान। मनुष्य का जो आप देख रहे हो ना, ये मुझे ऐसा बोल रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो धारण नहीं कर पा रहा है, मैं इसको बोल रहा हूँ, वो गाली कर रहा हूँ, उसको पीछे तो ढूंढते जाओ, देखो ना कहीं मैरिज है। हमारा घर पे मेरा मैरिज में जिद्दी पकड़ के बैठ गए थे क्षेत्रीय वैष्णव। मैं तब तो बोल रहा था ये सब अंधविश्वास है, तब मैं ठाकुर जी का दीक्षा ले लिया था, बट ये वैष्णव क्यों चाहिए? आज मैं 25 साल के बाद अनुभव कर पा रहा हूँ मेरा माँ क्यों मुझे बोल रहा था। मैं जब देखता हूँ ये वैष्णव जो कास्ट है क्षेत्रीय वैष्णव, DSH जो लिखा होता है वो ब्राह्मण वैष्णव है, खाली DS में क्षेत्रीय जो होता है उनका जो वैष्णव होता है, जो संन्यास दीक्षा लेके ये होता है। तो वर्ण है, फिर वैष्णव क्यों? क्षेत्रीय में मैं जिद्दी पकड़ बैठा, क्षेत्रीय तो ठाकुर जी बोले, अभी अनुभव कर पा रहा हूँ जो ठाकुर जी बोलते थे टेम्परामेंट एंड अभिजात्य, जो वैशाली में आलोचना कर रहे थे। वैष्णव साधारण तो क्या होता था पहले, जो गुरु ग्रहण करते थे, चैतन्य भगवान उनका गुरु है, कृष्ण भगवान उनका गुरु है, तो गुरु ग्रहण होने के बाद उनको वैष्णव का दीक्षा दिया जाता था। वो कुछ प्रैक्टिस करते थे 3 साल 4 साल, फिर हमको सब दीक्षा मिलता था। मैरिज होने के बाद वो उनके घर पे एक भागवत टुंगी रहता था, वो दोनों प्रार्थना करते थे, घर का जितना भी खाद्य है वो खाद्य तुलसी पत्ता डाल के, मेरा पिताजी का जो पिताजी है वामदेव दास, सब जाके प्रसाद बनाते थे, फिर घर पे खाना प्रसाद ग्रहण किया जाता था। मनुष्य के एल्डर्स को मानते थे, उनका क्या अभिजात रहता था। तो इसके पीछे बड़े हमारा फिक्स कर दिए थे, हमारा वैष्णव घर से छोड़ा और कहीं पे विवाह घर नहीं होगा। मैं देखा हमारा वंश में जो जो वैष्णव को विवाह नहीं किए वो अभी इतना अधोपतन में है, क्योंकि वो जहां पर देखे दूसरा कास्ट में जाके मैरिज किए, क्षेत्रीय में भी किए, बट उनका अभिजात्य नहीं है, संस्कार नहीं है, गुरु परंपरा नहीं है, तो सब कुछ मांस भोगी है। और वैष्णव में जो होता है वेजिटेरियन होता है बाय बर्थ। तो हमारा जब अभी मेरा प्रज्ञा के साथ मैरिज हुआ, उनका पूरा वेजिटेरियन थे, तो घर पे आर्गुमेंट हुआ था। तो अभी मैं सोच रहा हूँ जे मैरिज कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं घर पे देख रहा हूँ जो जो ये सब किए थे, अभी वो पिता से भी अलग है। प्रज्ञा को पता है, मैं जब जाके मैं दिखाता हूँ, ये देखिए इसके लिए मैरिज का दाई है, ये मैरिज ऐसा किया है इसलिए ऐसा हुआ है, हमारा वंश में तो नहीं था। और मेरा जो माँ है वो क्षत्रिय वैष्णव है, उनका 4th पीढ़ी तक, कोई 5th पीढ़ी तक भी चला जाओ, 7th पीढ़ी तक चला जाओ, सब वेजिटेरियन है। क्षेत्रीय वैष्णव आप उड़ीसा में किसी को पूछिए, सब वेजिटेरियन होते हैं और नॉनवेज नहीं खाते, क्षेत्रीय होके भी। अभी बात हुआ है, मैं क्यों बोल रहा हूँ, ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं जो गुड ब्रीडिंग, अच्छा जन्म। और अच्छा जन्म कैसे होगा, जो विजयदा अभी आलोचना कर रहे थे, जे पिता माता का जन्मगत संस्कार इंस्टिंक्ट अच्छा होना चाहिए। श्री ठाकुर जी वहाँ पर रुके नहीं, श्री ठाकुर जी बोल रहे जे उनका विवाह भी हर दृष्टिकोण से मिला के अच्छे से होना चाहिए, किसका, पिता माता का। तो अभी हमारा जो जाति, हम जो श्री आचार्य देव से निवेदन करते हैं, मेरा सबको एक रिक्वेस्ट है, जिसका बेटा बेटी मैरिज योग्य हो गए हैं उनको थोड़ा एजुकेट करिए। ये जो लड़की है घर पे जिसका एज 10 साल से 12 साल 15 साल है कि कॉलेज जा रहा है, उनको बोलिए जो किसी लड़का के साथ हस्बैंडली एटलीस्ट बातें नहीं करे। कल मेरे साथ एक व्यक्ति आ रहा था, मैं इसका नाम ले रहा हूँ, उसका एज है 28,
वो काफ़ी टाइम से आधा आधा घंटा एक लड़की के साथ बात करता था। तो मैं इनको पूछा, और मेरे साथ जो भी लोग रहते हैं बहुत क्यूरियोसिटी उनका रहता है, जो शशि भाई क्या बोलेंगे। बोले तुम इसको क्या करोगे, शादी करोगे ना? बोले नहीं। बोले उसके अंदर तुम क्यों इनबिल्ड कर रहे हो जो तुम उनका स्वामी हो? जब उनका शादी होगा तो तेरा बात सोचेगा, और जब मिलन होगा तेरा बच्चा पैदा होगा। उनका लाल हो गया मुंह पूरा, क्यों बात कर रहे हो? शिक्षा चाहिए। और काफी टाइम से मेरे साथ तो अटैच है। मैं बोला तुमको क्या अच्छा चीज दूंगा मैं, और उसके लिए आधा घंटा चाहिए। बोला मैं पहली बार सुन रहा हूँ जो किसी को देने के लिए तो गिफ्ट लेके देते हैं, पर आधा घंटा क्यों? बोले धारण चाहिए, इसलिए दीक्षा चाहिए। मैं वो ऋतिक दादा को लेके आऊंगा और तुम्हारी दीक्षा कराऊंगा, देन तुम विवाह योग्य हो गया। इस श्री श्री ठाकुर जी स्टेप बाय स्टेप बोल रहे, मैं जाता हूँ आगे। जे जब भी आप पूछते हो, मैं क्यों बोल रहा हूँ, माँ का पूछना वर्ण। हम पिताजी का तो बोलते हैं डिफॉल्ट, वो दास है कि महांती है, करण है, दास है कि वो मिश्रा है तो ब्राह्मण है। मैं ब्राह्मण देख के और राजा देव से निवेदन करके विवाह कर लिया। कभी जिंदगी में पूछा नहीं उनका माँ का वर्ण क्या था। ठाकुर जी इधर बोल रहे हैं पिता माता का शुभ विवाह, माँ का वर्ण सपोज वहां पर पिता का वर्ण है वैश्य और माँ का वर्ण है क्षत्रिय, तो प्रतिलोम मैरिज हुआ है। तो ये 3 पीढ़ी देखना चाहिए। हमारा घर पे पहले इसलिए मामा का वर्ण देखा जाता है, मामा मतलब माँ का वर्ण, तो पहले मामा का वर्ण देखा जाता है, क्योंकि पहले क्षत्रिय वर्ण जो आपका फादर को तो पहले जान जाओगे। पहले मामा पूछते हैं क्यों? मैं अभी भी अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि पहले चेक करते हैं पिता माता का विवाह ठीक हुआ नहीं। सपोज मैं एक लड़की देखने के लिए जा रहा हूँ, पहले उनका पिताजी का नहीं पूछूंगा, पहले पूछूंगा मामा का वर्ण। तो प्रतिलोम संतान का नारी प्रथम श्री श्री ठाकुर जी प्रांजल भूमि बोल दिए, जो प्रतिलोम का संतान का विवाह नहीं होगा। चाणक्य शास्त्र में आप देखोगे उसको कि गांव में रखा जाता था, उनको शिक्षा दिया जाता तो वो विभ्राट नहीं करे, उनको अलग ठाकुर जी का काम में इष्ट कार्य में लगा जाता था, सो दैट वो विवाह नहीं करेंगे। बट आप प्रतिलोम समाज संतान को विवाह कर रहे हो, घोर प्रलय, आपको नॉलेज नहीं हुआ। अभी मैं 3-4 केस फेस कर चुका हूँ, हर दिन ना कुछ ना 4-5 कॉल आता है। तो यहाँ पर आता है जब हम मैरिज देखते हैं तो उनका पिता माता के बारे में जानना चाहिए, दोनों विवाह कैसे किए। मैं एक बार कान्हा को अभी कुछ दिन पहले स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा था, मैं बोला उनको, जब 5th जनरेशन तक वैष्णव थे, वैष्णव से शादी हुआ है, हमारा सब सवर्ण अनुलोम विवाह हुआ। फिर खाली वर्ण में नहीं, आ भी जाते जो उनका वैशाली माँ और प्रोफेसर विजयदा जे वो 7 पीढ़ी से गुरु ग्रहण किए हैं। इसलिए वैष्णव मतलब क्या, वो बाइकास्ट, वो वैष्णव मतलब शाकाहारी है। श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जो फिर पारिवारिक को जो आचरण ऐसा होना चाहिए जिससे लड़का लड़कियां बचपन से अच्छा उदाहरण देखकर अच्छा बनने के लिए प्रेरणा करें। यहाँ पर हमारा जो पारिवारिक शिक्षा क्या होना चाहिए ये भी जानना उचित है। पारिवारिक शिक्षा हम बहुत बार आलोचना कर चुके हैं। ऑलवेज श्री श्री आचार्य और श्री श्री ठाकुर हर जगह में बोले हैं जो पारिवारिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए इष्टों को मानना। उस दिन सुभद्रा बोल रहे थे जो भी कुछ हो जाए मानना इनबिल्ड करा सबके अंदर, मानना। तो हमारा मानना अभी कम हो गया, हमारा पिता माता को मानना नहीं है। मैं कल 2 लड़की और 1 लड़का को ऑफिस का माहौल में बता रहा था, लड़के लोग का आंसर ज्यादा नहीं दिया क्योंकि उनको शर्म आता है, बट मैं जो जितना पॉइंट रखा, बोला तुम्हारा जिंदगी में जो कुछ हो जाए एक अधिकार तुम्हारा पिता माता को तुम दे सकते हो। वो बोले सर आप बोलिए, क्योंकि मैं बहुत सीनियर हूँ, डेजिनेशन में ही हूँ, एज में हूँ, बुद्धिमत्ता में सब में सीनियर हूँ। उनका एक भय रहता है जो कैंपस में भी आते हैं, क्योंकि आपको बोलने के लिए भी डर लगता है, ऑफिस में क्या बोलूंगा, माहौल खराब हो जाएगा। बट मुझे कुछ दिन से वो प्रेरणा मिला है आलोचना प्रसंग से। कल मैं बोला एक अधिकार जीवन में दे पाओगे, जो तुमको तुम्हारा नाखून देख रहे हो ना, जिसको काट रहे हो, नेल पॉलिश मार रहे हो, उसको गठन कोई किया है। तुम्हारे जो बाल देख रहे हो ना, जिसको रंगीन करके रखे हो, उसको कोई किया है, वो तुम्हारा मदर है। जीवन में एक अधिकार देना तुमको, विवाह में उनको चूज करने के लिए उनको अधिकार दो, तुम विवाह मत करना। पुरुष तो एकदम चयन करना नहीं चाहिए, नारी के पास अधिकार है, पुरुष के में तो कोई अधिकार नहीं।
क्योंकि वो सबके, ये दोनों के अंदर और ये लड़का के अंदर सबका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, इसलिए तीनों को बुला के बोला। अभी छोड़ेंगे वो 2 साल से चिपक के बैठे हैं, मेरा बातों से छोड़ देंगे। अभी वो मेरा बातें सुन के 1 साल से उसको बोल बोल के अभी उसका शादी को वो पोस्टपोन किया 1.5 साल आगे। बोला मैं पहुंच लेता हूँ। समाज में शिक्षा दे के ना समाज को आगे लेके जाना है, ठाकुर जी बोले। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आज से समझ गया तो आज से स्टार्ट करूं। तो बोला मैं तुम्हारा माँ का नंबर देना मुझे। तो वो महाबलेश्वर से थोड़ा आगे एक गांव है, मैं उनके साथ बातें करूंगा। पारिवारिक को शिक्षा देना है, जे मानना है कि किसको, ना पिता माता को, तुमको जो सृष्टि किया है। मैं बोला तुम्हारा खाली ना उस दिन ना वो जो ताई रहता है, जो नर्स रहता है ना, तुम्हारा ये काट दिया है, नस काट दिया है, नहीं तो तुम्हारा माँ के साथ तुम अटैच होके चलते। वो दोनों तीनों हंस पड़े। बोले वो काट नहीं होता ना, और तुम्हारा माँ के साथ तुम अटैच होके चलते। वो कटा नहीं हुआ है, वो खाली फिजिकल फॉर्म में कटा हुआ है। तो एक दिन तुम कभी सोचे नहीं उसके साथ में लड़की से बातें कर रहे हो 1-1 घंटा, विवाह से पहले किसी को हस्बैंडली नहीं मानना है, फैला देना है पूरा ऑफिस में सोसाइटी में, जिसका घर पे जाना है। ठाकुर जी का आइडियोलॉजी को प्रसार कर देना है। शिक्षा दीक्षा विवाह क्या मेरा पास रखने के लिए साहस नहीं होता है, क्योंकि मैं करता नहीं हूँ, मैं डरता हूँ इसलिए, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से जब करना शुरू करूंगा तो फिर बोलने के लिए हिचपच नहीं होगा। पारिवारिक शिक्षा होता है स्वामी स्त्री। ठाकुर जी के बातों को मैं जो है 6 वॉल्यूम में जो ठाकुर जी बोले उसको थोड़ा सा बोलूंगा। स्वामी स्त्री उभय मिल के सूर्य उदय से पहले इष्टभूति करेंगे, ये पारिवारिक शिक्षा होना चाहिए। मैं करता हूँ, मेरा स्त्री नहीं करता। कैसे नहीं करता? क्योंकि मैं नहीं कर रहा हूँ। अभी सुबह पूजा हो गया ठाकुर जी का, वो व्यक्ति मुझे जाजन किया और मेरा पूजा फूल नहीं था, फिर भी प्रार्थना से पहले जाके फूल लाके प्रार्थना के पहले कर दिया। कोई बोलेगा तो ऐसे क्या होगा? इसमें समय अनुवर्तिता बढ़ेगा, उसी से तुम्हारा दीर्घोषितता नहीं रहेगा, उसी से निरल सत्य कटेगा, उसी से फांकीबाजी नहीं रहेगा, उसी से कोविड नहीं रहेगा। पारिवारिक शिक्षा होना चाहिए, जैसे थालकुड़ी पता खाना, सभासन करना। मुझे कल ये जो सम्मुख मानमाड़ से फोन कहते थे, क्या दादा मैं पितृ तर्पण कर सकता? मतलब क्यों नहीं? पितरों को श्रद्धा करना कोई भी कर सकता है, नारी हो पुरुष हो। पृथ्वी को जल देना नारी पुरुष दे सकते, जब जीवित थे पानी देते थे, चले जाने के बाद क्यों नहीं दे सकते? ये पितृ तर्पण इंट्रोड्यूस सब घर में कर देना, पारिवारिक शिक्षा। जिसके पिताजी माताजी पितृभूति मातृभूति करेंगे, जिस दिन 30 दिन होगा उस दिन जाके पिता से कुछ पैसा लेके माँ को देंगे, माँ से कुछ पैसा लेके पिता को देंगे कि तुम रोजगार क्षम हो, तुम कुछ कल के जाओ। वो लड़का को बोला सबके लिए, भाई के लिए, सबके लिए भी धोती साड़ी सब खरीद के लेके जाना, प्रणाम करने के टाइम देना। पारिवारिक शिक्षा होना चाहिए। जो बड़े बड़े जो डिसीजन है उनमें पिता माता को योगदान करना। अमित चक्र एक बंदा है, गुरु भाई सब जानते हो कुछ लोग, जब भी विवाह के बारे में बोलता है बोला पिताजी से बात करो, कुछ नहीं देखता, फोटो भी नहीं देखता कोई लड़की का, वो डिलीट कर देता, मैंने नहीं दूंगा। ये भाव होना चाहिए, ये होता है एक सद्गुण पुरुष का लक्षण। मेरा पिता माता है, मेरा तो कोई अधिकार नहीं है चूज करने का, मैं क्यों देखूं? नारी देख सकता है, नारी को फोटो देखने से वो देख सकता है, क्योंकि पिता माता का परमिशन लेके। ऐसे एक एक व्यक्ति को आप तैयारी करो। मैं केस स्टडी सबको नाम लेके क्यों बोलता हूँ? क्योंकि मैं कुछ लोग तैयारी कर रहा हूँ और मैं उसके साथ तैयारी हो रहा हूँ। श्री ठाकुर जी 6th पॉइंट में बोले, उसके बाद चाहिए सदगुरु के दीक्षित होकर श्रद्धा और निष्ठा के साथ उनकी आज्ञा का पालन करना। अभी मैं आता हूँ फिर फर्स्ट नंबर पॉइंट आर्य कुष्टि में। आर्य कुष्टि का एक नियम है, बिना गुरु में दीक्षा ग्रहण करके आप विवाह नहीं कर सकते हो। आप देखेंगे उड़ीसा में जितना विवाह होता है, मैं यहाँ का ट्रेडिशन नहीं जानता हूँ महाराष्ट्र का, उड़ीसा में आपका कान में विवाह के टाइम में आके कोई हरे कृष्ण मंत्र नहीं, कोई एक मंत्र बोलता होगा, बोलेगा तुम्हारा गुरु ग्रहण हो गया। क्या ये गुरु ग्रहण प्रक्रिया है? तो गुरु ग्रहण 12 साल में हो जाता करना चाहिए, जो प्रोफेसर दा अभी बोल रहे थे और वैशाली में बोल रहे थे। मेरा बेटा को 12 साल में दीक्षा सुस्तैनी एक ही साथ देना है, क्योंकि सुस्तैनी बिना दीक्षा नहीं होता था। तो हम लोग कॉम्प्रोमाइज किए हैं, कहीं ना कहीं हम आर्य कुष्टि को नष्ट किए। तो जब भी दीक्षा देता उसी के साथ सुस्तैनी देना 100%।
जैसे कॉम्प्रोमाइज करने लगोगे तो फिर जीवन कॉम्प्रोमाइज होते जाएगा। जो जो अभी विजयदा बोले थे 20 साल पहले उसका जन्म हो जाता है। मैं बेटा को बोलता है तुम्हारा बयस 12 साल नहीं है, करोड़ साल है। यहाँ पर तुम पहुंचे हो आके, ये फिजिकल फॉर्म का एज है 12, तुम क्या थोड़ी 12 साल का हो। दैट आत्मा का जर्नी बहुत अनंत है। अनंत जन्म करके तो ठाकुर जी को मिले हैं 12 साल में, मुझे नहीं मिल पाया। यू चूज मी। अच्छा घर में तुम जन्म लिए क्योंकि तुम्हारा साधन की वजह से। मैं मेरा बच्चे को वंचित तो क्यों करूं, दैट इज इम्पोर्टेंट। बहुत सारा पिता माता ऑब्स्टेकल करते हैं, जे अभी तो समय नहीं हुआ क्यों दूं। ये नहीं करना चाहिए। ये करोगे तो बहुत बड़ा आपका जीवन में ग्लानि रह जाएगा। जो अभी प्रोफेसर विजयदा बोल रहे थे, जे सदगुरु का शरणापन्न हो, सतनाम मनन करो, सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। मैं निश्चित करके बोलता हूँ तुम्हारा उन्नयन, विवाह में आता है उन्नयन, सुप्रजन, 2 ऑब्जेक्टिव है। तो उन्नयन का डेफिनेशन श्री ठाकुर जी बोलते हैं कैसे आएगा ना, सदगुरु, सतनाम, सत्संग। बच्चे को सत्संग लेके जाना चाहिए। वैशाली माँ बोल रहे थे, विजयदा बोल रहे थे। मैं कहीं पे जाता हूँ खाली एग्जाम को छोड़ के बच्चे को लेके जाता हूँ तो वो सीखे। और ये आलोचना हमारा सत्संग में आजकल हो ही नहीं रहा है, निंदा नहीं, ये आलोचना धीरे धीरे हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये जैसे सोमनाथ दा को मैं उनका साहस को मानता हूँ। वो पेपर निकालते हैं, सत्संग के अंदर खड़ा होकर बोलते हैं ठाकुर जी ऐसे बोल रहे हैं, मोबाइल निकालते हैं ऐसे बोलते हैं। तो हम ये वाला जो टुकड़ा है उसको उठा के बोल सकते हैं ऐसे ठाकुर जी बोल रहे हैं, लाइन बाई लाइन, तो लोग को मालूम पड़े जी हमारा उन्नति कैसे आएगा। तो जो सोचते नहीं लिए तो सोचते के बारे में समझे, बेनिफिट समझे, फिर सोचते ले, परिपालन करें, देन बच्चे के ऊपर प्रभाव आएगा। क्योंकि तुम पिता माता सुदृढ़ नहीं होंगे, बच्चे के ऊपर प्रभाव आप 12 साल के बाद नहीं डाल सकते हो। जो भी कुछ होगा बिफोर 5 years एंड 5 to 12 years, दैट इज ए वेरी क्रूशियल पीरियड। और तुमको नियंत्रित होकर चलना पड़ेगा। हस्बैंड वाइफ, प्रज्ञा और मेरा झगड़ा नहीं होता है। उदाहरण खुद का नहीं देके हम जितना भी देंगे कुछ नहीं होने वाला है। परिवेश में हम दोनों आइडियल बनना चाहिए। हमको बोलते हैं ये देखो ये दोनों कपल कैसे है, उनका अंडरस्टैंडिंग कैसे है। तो वो आप जब नियंत्रित तो नहीं होगा, नियंत्रित तो कब होगा जब नियंत्रित पुरुष आचार्य देव श्री ठाकुर जी युक्त होंगे। और युक्त होने का प्रक्रिया है दीक्षा। श्री ठाकुर जी बोल रहे शिक्षा और व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे कोई अपनी विशिष्टता पर खड़ा होकर दक्ष चौकस बने। ये विशिष्टता मतलब इंस्टिंक्टिव वैशिष्ट। हम कुछ दिन पहले जगन्नाथ मंदिर में गए थे, कुछ पूजा अर्चन था, सारे वर्किंग कमेटी थे, प्रज्ञा में, सूर्यमणि अंकल, गौड़ अंकल, सब लोग थे। एक ब्राह्मण है, यंग ब्राह्मण है, वो नौकरी छोड़ के पूजा अर्चन कर रहा है और बीच बीच में फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। बोल रहा है मैं ये वाला छोड़ के मैं फिर आसेंचर में चला जाऊंगा, कि IIM में चला जाऊंगा, कि विप्रो में चला जाऊंगा। IT बंदा है। तो यहाँ पर आता है जब मैं विशिष्टता, मेरा जो है वैशिष्ट है, वैशिष्ट माफिक शिक्षा, वैशिष्ट माफिक जीविका, ये असंभव अभी है। क्योंकि ICSE बोर्ड में सब लोग पढ़ते हैं, किसी CBSE में पढ़े, कोई मराठी स्कूल में पढ़ता है, तो वहाँ पर सब पुस्तकीय शिक्षा दिया जाता है। तो उसका वैशिष्ट हिसाब से उसको कहीं पे जाके ब्राह्मण का गिरी कर रहा है, मतलब ब्राह्मण का जो षड़कर्म है करने के लिए प्रयास किया, सब कुछ छोड़ के। अभी मैंने उसको प्रणाम किया, प्रज्ञा प्रणाम किया, सूर्यमणि गौड़ अंकल एक बड़ा बिजनेसमैन है, चेयरमैन है हमारा जगन्नाथ कमेटी का, वो भी जाके वो बच्चे का प्रणाम किए, उनका पत्नी भी प्रणाम किए। वो गदगद होके उठा है। उनको कोई 500 रुपया दिया, कोई 200 रुपया दिया, कोई ये दिया, ऐसा करके वो 1000-1500 रुपया दिए। प्रणामी जो बोलते हैं। तुरंत मैं नना को बोला, मतलब ब्राह्मण को बोला, ये परिस्थिति में तुम्हारा कंपनी का चेयरमैन होता तो तुमको प्रणाम करता, आसेंचर का चेयरमैन होता तो, क्योंकि तुम ब्राह्मण हो। इसीलिए बोला जाता है स्वधर्म निधन से पर धर्म परावय। तुम्हारा धर्म जो होता है, तुम्हारा जो वैशिष्ट है, जजन जाजन अध्ययन अध्यापन दान प्रतिग्रह, ब्राह्मण का षड़क्रम बोलते हैं। श्री ठाकुर जी इसको जजन जाजन इष्टभूति में क्रम किए। जजन और अध्ययन को जजन बोला जाता है, जाजन अध्यापन को जाजन बोला जाता है, और दान प्रतिग्रह को इष्टभूति के माध्यम में हम लोग ये करते हैं। उसके अंदर वही साहस और पराक्रम, और इसको बोलते हैं सिंसियर, अकपट,
होने से तुम्हारा धर्म राज्य में प्रवेश करने का व सुव्यवस्था में चलने का अधिकार है। वो व्यक्ति साहस किया असेंसर का नौकरी छोड़ के, उसको मैं सहयोग करूँ। ठाकुर जी यहाँ पर सेकंड पॉइंट और एक पॉइंट में बोल रहे हैं, उसको तुम आर्य गोष्ठी को व्यवस्थित करो, उसके लिए अधूर्य जाजक अधूर्य और ऋतिक का आवश्यकता है। नॉट ओनली जाजक अधूर्य ऋतिक, एक व्यक्ति ही खाली धर्मदान में सतनाम को छोड़ के, प्रदान को छोड़ के सब कुछ कर सकता है। श्री ठाकुर जी बोल रहे, ठाकुर जी का बातें बोल रहा हूँ मैं, कुछ अन्यथा बात नहीं बोल रहा। खाली ऋतिक जो है वो सतनाम को छोड़ के, बाकी प्रदान को छोड़ के एक व्यक्ति चाहेगा तो सब कुछ दुनिया में कर सकता है। तो उसको जो ज्ञान, उसको जो एस्टेब्लिशमेंट किया उस दिन माइंड में, वो खुद प्राउड फील किया और डेविएट भी नहीं होगा ब्राह्मणगिरी छोड़ने के लिए। क्योंकि इंटरप्रेट करना, मैनेजरियल स्किल होना चाहिए, बातें करने का शैली चाहिए, क्योंकि वो एजुकेटेड है, उसको क्या बोलने से उसका माइंड में फटाक से घुस जाएगा, वो होना चाहिए। क्योंकि जैसे सूर्यमणि गौड़ अंकल फोन प्रणाम किए तब मैं पकड़ा, जो मंदिर का व्यवस्थित जिसमें पूजा करे उसका चेयरमैन भी तुमको प्रणाम कर रहा है, जो नौकरी अभी पूजा करने के लिए जाओगे वो आसेंसर का मालिक भी तुमको प्रणाम करेगा। ये ब्राह्मण का धर्म होना चाहिए। हम तो ब्राह्मण का प्रशंसा नहीं करते। 28 साल का व्यक्ति को मैं बोलूंगा मैं प्रणाम करूंगा? मैं 43 हूँ, मैं GM हूँ, ये हूँ, मेरे पास गाड़ी है। ये होता है एक गुरु ग्रहण करने से एक जगह में ब्राह्मण के पास ठाकुर जी बोलते झुक जाओ। श्री ठाकुर जी बोल रहे बाद में जे इसको आगे लेने के लिए कॉटेज इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर का आवश्यकता है। कल मैं रश्मिता माँ से बातें कर रहा था, जैना माँ से। एक व्यक्ति मुझे सैलून में मिला, मेरा पत्नी मुझे कुछ सामान लाने के लिए भेजे और मैं सैलून में बैठा हूँ, हम और एक व्यक्ति वहाँ पर बाल काट रहे हैं। तो इससे बातें होते होते मैं सैलून वाला को इन्विटेशन किया 26 अक्टूबर के लिए आप इधर आना, क्योंकि उसका जस्ट दुकान के साइड में सत्संग होने वाला है। तो दूसरा व्यक्ति बोला जी मैं क्या सहयोग कर सकता हूँ, लास्ट टाइम मैं आया था। तो बोला तुम्हारा जो भी स्किल है, इंस्टिक्ट है, वो इंस्टिक्ट के हिसाब से प्रभु का सेवा करना चाहिए। वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, उसके पास LED लाइट का बिजनेस है। तो वो कुछ टाइम मेरा जब मैं बाल कट रहा था वो 10-15 मिनट वेट किए। मतलब हम बातें करेंगे, बोला आप वेट करो, मैं फिर हम बातें करेंगे। तो उनको साथ में लेके गया उस सब पेंडल प्लेस में। तुम्हारा वैशिष्ट जो है वो वैशिष्ट माफिक उसको उज्जीवित कर दो, ठाकुर जी बोलते। हम क्या करते हैं, हम देखते हैं पहले वो व्हाइट पोशाक में है कि नहीं, वो ठाकुर जी का दीक्षा लिया कि नहीं, वो सोचते ही नहीं है कि नहीं मैं उनको ठाकुर जी की बातें बोलूंगा। क्यों? वहां पर तुम्हारा ऊर्जा 3 गुण होना चाहिए। जो कोई इंटरेस्ट ले रहा है प्रभु का सेवा करने के लिए, बोला जितना लाइट लगेगा मैं पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट में शशि भाई दे दूंगा। और एक स्किल सेट है, मैं यहाँ पर प्रकाश नहीं करूंगा क्योंकि वो कर पाएगा कि नहीं मुझे पता नहीं। वो बोला वो करने के लिए मैं प्रयास करूंगा, यहाँ पर मेरा वो स्किल सेट मैं दिखाऊंगा। बोले करो, जो भी करना है उनको खुशी करने के लिए करो। तो ठाकुर जी यहाँ पर बोले, वो तुरंत बोल रहा है मुझे एक ड्रेस चाहिए तुम्हारा जैसे ड्रेस। मैं कल ऑर्डर वही जैनमा को दे रहा था। वो कुटीर शिल्प स्टार्ट किए हैं। हर घर पे एक कुटीर शिल्प होना चाहिए, एक किचन गार्डन। हम किचन गार्डन कर नहीं सकते क्योंकि हम फ्लैट में रहते हैं। ठाकुर जी का हर जगह में बोला किचन गार्डन, जो भी तुम्हारा घर का खाना पीना का खर्चा वो गार्डन से आना चाहिए, जो हमारा गाँव में है। मतलब इधर तो हम कर नहीं पाएंगे। एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस, गो पालन के ऊपर फोकस, श्री ठाकुर जी बोल रहे ये रहना चाहिए जो मनुष्य को आगे लेने के लिए। और एक बात है श्री ठाकुर जी यहाँ पर रखे, ये अपने श्रेष्ठ चरित्र सेवा और जजन के माध्यम से पूरे देश को, लोगों को स्वत्व पोषण आचरण में प्रशिक्षण करे और धर्म, इष्ट तथा संस्कृति के आधार पर उन्हें इंटीग्रेटेड संहति युक्त करेंगे। ये कल मैं कल देख रहा था, मेरे ऑफिस से निकल के यहाँ पर पहुंचने तक ये पूरा जैसे मैं अभी बता रहा हूँ ना, ऐसे चल रहा था पूरा कॉन्टिन्यूस, पूरा 3 घंटा ऐसे चल रहा है। मुझे प्रज्ञा बोला था किसी का घर पे जाना है और माँ बुलाए हैं तो उनको थोड़ा उद्बुद्ध करना है। कल मैं आया बट मुझे 2 घंटा लग गया घर पे पहुंचने के लिए। 8:30 को आया, 10:30 पहुंचा। उनका घर पे जा नहीं पाया। हर दिन किसी का घर पे जाना है, हर दिन किसी का बातें को सॉल्व करना है। जैसे कल मुझे मानमाड़ से वहाँ फ़ोन किए थे, मैं गाड़ी अटकाया, गाड़ी रुका, फिर रुक के उनको सॉल्यूशन दिया, फिर चला। क्या है, जब तुम अवॉइड करने लगोगे, बिजी हो जाओगे तो धर्म कुष्ठ को आगे नहीं ले पाओगे। ये कुछ ही दिन से हुआ है।
अभी से जागा तो अभी से जागा तो मतलब अभी से करे। अभी टाइम तो हो चुका है। श्री श्री ठाकुर जी लास्ट को जो बोले हैं ना, जो लास्ट पॉइंट से विजेता स्टार्ट किए थे, बैड इंस्टिक्ट, खराब संस्कार वाले प्रोज्ञान संतान समाज में नहीं बढ़े, उसका भी प्रबंध करना होगा। जितना चाहोगे वो तीनों को, मैं बोला गूगल में सर्च करो, प्रतिलोम विवाह, मैरिज, उसका डिमेरिट क्या है। हम प्रतिलोम मैरिज नहीं करेंगे। जैसे मेरा बेटा को मैं 5th जनरेशन 6th जनरेशन का विवाह परंपरा बता दिया हूं, तो आप आपका पिताजी को पूछिए, ये पिताजी आपका क्या हुआ था, उनका पिताजी कैसे थे, ऐसे 5th जनरेशन का गाथा आपका बच्चा को बताइए, तो उसके अंदर गौरवान्वित तो होगा। हम लोग कभी भी विपदमुखी नहीं होंगे, मतलब प्रतिलोम का शिकार नहीं होंगे। मैं एक बात बताता हूँ, प्रतिलोम जो विवाह कर रहा है उसको प्रतिलोम और नहीं बढ़ाओ। ठाकुर जी बोल रहे हैं 3rd वॉल्यूम में, जैसे किसी का प्रतिलोम विवाह हुआ है, दोनों डॉक्टर है, और वो जो नारी है वो श्रेष्ठ है और पुरुष नीचा है, नारी उसका योग्यता नहीं बढ़ा है। योग्यता बढ़ाने से ऐसे भी तो डोमिनेट कर रहा है, और बढ़ाने से और भी गर्व अहंकार आएगा। नारी नौकरी छोड़ दे प्रतिलोम क्षेत्र में, सो दैट उसको थोड़ा डाउन फील होगा। जो प्रतिलोम की है नारी, तो उसका प्रत्यक्षम देखे, बच्चा पैदा नहीं करे। प्रतिलोम जो नारी पथ में, नारी नीति नारी पथ में, ठाकुर जी कृष्णता को एक बार रो के बोल रहे हैं, क्या ये रोक पाऊंगा? श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र बोल रहे, शिवचंद्र चक्रवर्ती बेटा क्या रोक पाएगा? रोक नहीं पाए। बोले जे तुम्हारा सहयोगिता नहीं होगा तो मैं रोक नहीं पाऊंगा। ठाकुर जी बोले, आचार्य भी बोले मैं नहीं रोक पाऊंगा, क्योंकि तुम्हारा स्वाधीन इच्छा के ऊपर मैं हस्तक्षेप नहीं कर पाऊंगा। वो बोलेगा मैं सुसाइड कर दूंगा। अभी तो कुछ केस हुआ था, जो माँ मेरे साथ बात नहीं की, वो बोलेगा मैं सुसाइड करूंगा, मैं क्या करूंगा फिर? इसीलिए हमारा बेटा बेटी को वो सिखाना चाहिए। जे लड़के लोग को बोलना चाहिए कोई हस्बैंडली सोचना नहीं है, बातें नहीं करना है, डीपी वर्क में जा रहे हो तो किसी को टच मत करना नहीं, गाड़ी में बैठे रहे हो तो थोड़ा 2 उंगली छोड़ के बैठना, स्पर्श नहीं होना चाहिए, मातृभाव नहीं होगा तो मुख दर्शन नहीं करना चाहिए, पाद नीचे पैर को देख के बातें करना है। कोई जीन्स पहना है, फाड़ू माड़ू ड्रेस पहना है तो उसकी तरफ मत देखो। जितना भी संस्कार देना चाहिए वो हमारा बेटा बेटी को देना चाहिए। स्पेशली मेरा बेटा को मैं क्या बोल सकता हूँ, सबको सिस्टरली देखना है, सबको घर पे जाना है, प्रणाम करना है। मैरिज से पहले सब कुछ डिसीजन करे। प्रतिलोम विवाह जहाँ पर हो रहा है, हो गया अभी, उसको भी निराकरण ठाकुर जी दिए, तो उसको उद्बुद्ध करें, उसका घृणा नहीं करें हम। तो वो बातें जो है ठीक से ठाकुर जी बोलते हैं प्रॉपर मैरिज व उपयुक्त विवाह पर इतना जोर देता हूँ। तो मैं अभी दिन रात उसी के ऊपर लगा हूँ। वो मैरिज का एक चैनल खोला, उसमें ज्वाइन करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ज्वाइन कर जाइए। और सब लड़का लड़की का जहाँ पर किसी का इश्यू होता है नंबर दीजिए, मैं बात करूँगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो ऑफिस में दिन रात इसी के ऊपर प्रोजेक्ट करता हूँ। कल 3 लोगों में जैसे बातें किया तो वो व्यक्ति, वो लड़का सोचा अभी तो छोड़ नहीं पाऊंगा गर्लफ्रेंड को, बट थोड़ा रोक ले लेता हूँ, बट उसको इतना माइंड वॉश करूंगा दीक्षा देके वो कोई प्रतिलोम मैरिज करे नहीं, उसका पिता माता के हिसाब से करे। तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरा टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया। और सोमनाथ दा, जय गुरु। जय गुरु दादा।